हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस इल्मोरा संस्था में। तो आप लोग कैसे हैं? हम दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे का बेसिक वीक होंगे उसके लिए हम प्रॉपर लेकर आए हैं क्लास 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी। और कुछ अलग अंदाज में एनसीईआरटी कुछ अलग अंदाज में हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं। और ये एनसीईआरटी प्रॉपर क्लास जो चलेगी वो बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन चलेगी। और ये लेक्चर हम आपको पर डे इल्मोरा स्मार्ट क्लासेस संस्था पर अपलोड कर दी जाएगी। जो बच्चे कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई सर्विस जॉब की तैयारी करते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ये एनसीईआरटी बेसिक फाउंडेशन स्ट्रोंग करती है। तो हम प्रॉपर जो है आप लोग को बीच लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का। तो आप हमारे साथ बने रहें। ये एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी जो है ये प्रॉपर 6 क्लास टू 12th तक करा दी जाएगी। और इसका पीडीएफ यानी नोट्स पीडीएफ भी दी जाएगी जो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर इसका लिंक दी जाएगी और वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। तो हेलो, आप सभी का स्वागत है अगेन इस एनसीईआरटी सिलेबस में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी हाँ, एनसीईआरटी क्लास 6 के लिए लेकर हम आए हैं विविधता की समझ। जी हाँ दोस्तों, क्लास 6 पॉलिटी का पोर्शन है, चैप्टर 1 है विविधता की समझ। यह विविधता होती क्या है और यह विविधता से क्या हमें बेनिफिट मिलती है, इसका कारण क्या है, हम ये भी बात करेंगे। तो आइए हम जानते हैं। हम पढ़ेंगे विविधता की समझ। जी हाँ, विविधता की समझ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विविधता होती क्या है और विविधता से हमें लाभ क्या मिलता है। और विविधता के कारण क्या होते हैं। कारण बोले तो भौगोलिक भी हो सकते हैं और ऐतिहासिक भी हो सकते हैं। यही तो कारण हो सकते हैं ना, पर्यावरण से रिलेटेड, ऐतिहासिक से रिलेटेड। तो हम कारण की भी चर्चा करेंगे, विविधता के कारण की चर्चा भी करेंगे। भारत में विविधता, भारत में विविधता की क्या महत्व है, हम ये सब भी जानेंगे। और विविधता में एकता। जी हाँ, हम लोग जो लोकतंत्र में रह रहे हैं भारत देश में, इसमें न जाने कितनी भाषाएं बोली जाती होगी। और हमारी
संस्कृति सभ्यता पूर्वज जो लेकर आए होंगे तो सब अलग अलग लेकर आए होंगे। तो हम ये भी जानेंगे कि विविधता में एकता क्या है। विविधता से, डाइवर्सिटी से हमें क्या सीख मिलती है। क्या विविधता ही भारत को स्ट्रोंग करती है, मजबूत प्रदान करती है विविधता? तो हम ये भी जानेंगे। तो हम टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं विविधता में? विविधता में देखेंगे कि विविधता क्या होता है, और हम जानेंगे विविधता का लाभ जानेंगे, और हम जानेंगे क्या कि विविधता के कारण क्या होते हैं, है ना, और भारत में विविधता और विविधता में एकता। ये क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी बुक का है, जो हम आप लोग को संक्षेप में लेकर आए हैं। अगर ये आप स्लाइड को पढ़ लेते हैं तो फिर आपको क्लास 6 के बुक का रीडिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये हम स्वयं कह रहे हैं। कोई भी बच्चे पीसीएस की तैयारी करते हैं या कोई भी बच्चे सिविल सर्विस का अदर एग्जाम का भी तैयारी करते हैं तो फाउंडेशन स्ट्रोंग होना अति आवश्यक है। तो आइए हम जानते हैं। हम देखेंगे क्या कि विविधता क्या है। तो विविधता क्या होते हैं? लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान, पहनावे, ढांचे आदि के आधार पर होने वाली भिन्नता को ही विविधता कहते हैं। जी हाँ, ये डाइवर्सिटी क्या है, ये विविधता क्या है? तो लोगों के बीच जो होने वाली भिन्नता ही विविधता कहलाती है। जैसे हम कुछ और खा रहे हैं, हम कुछ और पहने हुए हैं, अदर कोई और कुछ पहनते होंगे, उसका कल्चर है। तो यही हमारा सभ्यता जो है, यही हमारा डाइवर्सिटी कहलाती है, यही हमारा विविधता कहलाती है। यानी लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान, पहनावे, ढांचे आदि के आधार पर होने वाली भिन्नता को ही हम लोग विविधता कहते हैं। होने वाली भिन्नता को ही क्या कहते हैं हम लोग? विविधता कहते हैं। लोगों के बीच जो होने वाली भिन्नता जो होते हैं, खान पान से, पहनावे ओढ़ावे से, और हमारा धर्म से, कोई दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है ना। तो ये सारी धर्म जो अलग अलग होती है, यही हमारा विविधता की एक पहचान है। तो धर्म, भाषा, खान पान, पहनावे ढांचे से होने वाली भिन्नता को ही हम क्या कहेंगे? विविधता कहेंगे। जी हाँ। और एक आदमी किसी एक धर्म को तो दूसरा अन्य धर्म को मानता है। एक व्यक्ति जो है कोई एक धर्म को मानता है। हमारे लोकतंत्र में ये पूर्ण रूपेण आजादी है कि कोई भी धर्म को मान सकते हैं, इसे पूरी तरह से छूट है, यह हमारा संविधान कहता है। तो कोई एक धर्म को मानता होगा, कोई दूसरे धर्म को मानता होगा, तो यही ना हमारा विविधता है। जी हाँ, कोई एक धर्म को तो दूसरा अन्य धर्म को मानता है,
और एक भाषा बोलने वाले लोगों में भी अलग अलग बोलने की शैली होती है। जी हाँ, आप हमें देख रहे होंगे, हमारा बोलने का तौर तरीका अलग होंगे दूसरे का अपेक्षा। तो यही हमारा भिन्नता है, यही हमारा विविधता कहलाती है। जी हाँ, एक आदमी किसी एक धर्म को तो दूसरा अन्य धर्म को मानता है। एक ही भाषा बोलने वाले लोगों में भी अलग अलग, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक ही भाषा बोलने वाले लोगों में भी अलग अलग लोगों के उच्चारण अलग किस्म के होते हैं। जी हाँ, अलग किस्म के होते हैं, यानी बोलने का तौर तरीका अलग अलग होते हैं। यही हमारा विविधता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि विविधता से क्या लाभ होती है और विविधता के कारण क्या है। जी हाँ, आपको ऑलरेडी अभी बता दिए हैं, बताए थे कि विविधता के कारण या तो भौगोलिक स्थिति से हो सकती है या ऐतिहासिक स्थिति से हो सकती है। जी हाँ, तो विविधता के लाभ के बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे, फिर बात करेंगे विविधता के कारण। और ये एग्जाम्पल, उदाहरण जो लेंगे हम लोग पूर्ण रूपेण एनसीईआरटी से लेंगे। एनसीईआरटी बुक क्या कहती है, क्या कारण है, क्या एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी बुक ने, तो हम ये भी जानेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पहले विविधता के लाभ। तो जीवन में कई रंग आते हैं, जीवन में कई रंग आते हैं। वही बात करें, संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को देखने को मिलता है। कोई अदर कास्ट के, अदर रिलीजन से बिलोंग करते होंगे, यानी कोई दूसरे धर्म के हैं, तो वो उसकी कल्चर, सभ्यता, पूर्वज जो करते आए होंगे उसका अलग अलग होंगे। तो ये जो हम लोग देखते हैं, समझते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, तो ये हमारा लाभ है। और अलग अलग दृष्टि से सोचने की क्षमता बढ़ती है। और हम अगर विविधता के कारण की बात करें तो दो कारण से प्रभावित होती है, दो कारण से, विविधता के दो कारण से प्रभावित होती है। दो कारण, विविधता के कारण क्या होते हैं, विविधता के कारण की अगर हम बात करें कि क्या कारण है, तो इसका दो कारण हो सकते हैं। पहला हो सकते हैं भौगोलिक और दूसरा हो सकते हैं हमारा ऐतिहासिक। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो भौगोलिक जो है, भौगोलिक कारण जो बताई गई है, लद्दाख का उदाहरण ली गई है। लद्दाख का आप एक प्रोटेस्ट को देखे होंगे, सीजीपी प्रोटेस्ट। तो सोनम वांगचुक जी जो साइंटिस्ट हमारे हैं, जो शिक्षा पे भी बहुत बेहतरीन काम किए हैं, बच्चे को प्रैक्टिकल थ्रू हर एक चीज को बताए हैं। तो सोनम वांगचुक जो
जहाँ से वो आते हैं वो भौगोलिक जो है वो हमारा लद्दाख है, वो लद्दाख से आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कारण क्या है, मतलब विविधता के कारण क्या है। तो दो कारण से प्रभावित होते हैं, पहला हमारा भौगोलिक और दूसरा हमारा ऐतिहासिक। ये एनसीईआरटी उदाहरण में लद्दाख और केरल का एग्जाम्पल लिए गए हैं। तो भौगोलिक से तय होता है शक्ल, खान पान, रहने मतलब चाल ढाल, है ना। शक्ल, खान पान, संस्कृति का भारत में भौगोलिक विविधता प्रचुर है, मतलब अत्यधिक मात्रा में है। हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो हिमालय के निकट ठंडी जगह, जम्मू कश्मीर जो है हिमालय के निकट स्थित है, जहां पे ठंडी जगह होते हैं। तो स्वाभाविक है जब ठंडी जगह वहां पे जम्मू कश्मीर में होते होंगे तो वहां के लोग जो है गर्म कपड़े पहनना उचित समझते होंगे, तो वो गर्म कपड़े पहनते होंगे। वही अगर हम दक्षिण भारत की बात करें हम, तो जलवायु गर्म और नम्र होते होंगे। जलवायु कैसे होते होंगे? गर्म। तो गहरे रंग के भी वहां पे मौजूद होते हैं और मध्यम कद के लोग मौजूद होते हैं। वहीं हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल जलवायु गर्म और नम्र होते होंगे और वहां का मुख्य भोजन चावल और मछली। जी हाँ, पश्चिम बंगाल का। और जम्मू कश्मीर का भी चावल मछली का इस्तेमाल करते हैं और गोरे लंबे लोग होते हैं। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल रहा भौगोलिक कारण विविधता का। वहीं पे अगर हम बात करें ऐतिहासिक प्रभाव क्या रहता है, तो ऐतिहासिक बोले तो भोजन में इस्तेमाल होने वाली चीजें अलग अलग देशों से आई, जैसे मसाले का, है ना, मसाले सबका जो आए हैं। आदिकाल के लोग जो है यात्रा करते समय, व्यापार के लोग तीर्थ यात्रा जब करते थे लोग, तो अपने साथ खान पान, पोशाक यानी कपड़े, संस्कृति यानी कल्चर, धर्म भी ले जाते। मोस्ट पॉइंट है, हमारे जो पूर्वज यानी हमारे पिताजी यानी हमारे दादाजी, हमारे दादा के दादा यानी हमारे परदादा जी, जब भारत में मौजूद जब इस स्थान पे आए होंगे बिहार के, तो अपने साथ बहुत कुछ चाल ढाल, संस्कृति, खाने पहनाव, है ना, तो ये सब चीजें लेकर आए होंगे। तो वही कह रहे हैं कि ऐतिहासिक प्रभाव जो होता है ना, ये आदिकाल के लोग जो जब तीर्थ यात्रा करते थे तो अपने साथ खान पान, पोशाक, संस्कृति, धर्म भी ले जाते और स्थानीय लोग इनमें कुछ बातों का समावेश अपने जीवन में करते। समझिएगा, स्थानीय लोग जो है जो वहां पे मौजूद, जैसे जो मौजूद यहाँ पे हैं और हमारे दादाजी आए होंगे,
तो ये सब बातों का समावेश अपने जीवन में करते होंगे कि वो किस तरह से कपड़ा पहनते थे, वो क्या पहनते थे, वो किस तरह से बोलते थे, वो किस तरह से खान पान करते थे। तो ये सब का समावेश अपने जीवन में करते थे। और कई लोग ने नए धर्म अपनाया। जी हाँ, जैसे हमारे संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जब उसे सभी लोग जो है अस्पृश्यता कहते थे, यानी उसको छुआछूत कहते थे, तो वो उचित ना समझा कि हम अपने धर्म में ही हमारा जीवन समाप्त हो, तो वो ने आगे चलकर दूसरे धर्म को अपनाया। जी हाँ, तो हमारा कहने का उद्देश्य है कि कई लोग जो है नए धर्म को भी अपनाया। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी का। लद्दाख, तो लद्दाख भौगोलिक स्थिति के, तो हम कहते हैं कि कश्मीर के पूर्वी भाग में स्थित है लद्दाख। जी हाँ, यह लद्दाख कहाँ स्थित है? कश्मीर के पूर्वी भाग में स्थित है। और ये लद्दाख ठंडा मरुस्थल है। कैसा है? जहां से सोनम वांगचुक जी आते हैं, साइंटिस्ट, है ना, वहीं का हम चर्चा कर रहे हैं, लद्दाख का ही। जी हाँ, ये ठंडा मरुस्थल है, तो यहाँ के लोग गर्म कपड़े पहनते होंगे और अधिकांश बर्फ से ढका हुआ है। वहां का क्षेत्रफल जो है, अधिकांश जो एरिया है वो बर्फ से क्या है, ढका हुआ है। जैसे खेती के लिए कहें बात, तो वहां खेती बिल्कुल ना के बराबर होते हैं और बारिश भी अधिकांश नहीं होते हैं। तो लोगों का पेशा क्या है, वहां के लोगों का आजीविका क्या है कि वो अपनी दिनचर्या को चला सके, तो उसका लोगों का पेशा है भेड़ पालना, बकरियां पालना, याक पालना और जानवरों को दूध मांस से काम चलाना। जी हाँ, यह लद्दाख का बात है। वहां के लोग क्या करते हैं कि जानवरों को दूध मांस से काम चलाते हैं। और भेड़ के बाल का ऊन, सॉरी, भेड़ के बाल का ऊन, जिसको हम लोग पश्मीना शॉल जो यूज करते हैं ठंडी के दिनों में, जो बहुत सारे लोग जब बेचने के लिए आते होंगे शॉल, तो कहते हैं ये कश्मीर का शॉल है, ये कश्मीर का शॉल है। जी हाँ, तो हम सवाल एक बार किए थे कि क्या ये पश्मीना शॉल है, क्योंकि हम जब एनसीईआरटी को जब देखे थे, पढ़े थे, तो पश्मीना शॉल बहुत ही बेहतरीन शॉल में से एक है। तो वहां के लोग भेड़ का बाल का ऊन जो होता है पश्मीना शॉल बनाते हैं और ये महंगी होती है और कश्मीर के व्यापारियों को क्या करते हैं, बेच देते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। जी हाँ, तो उसका पेशा क्या है, तो पेशा उसका है भेड़ पालना, बकरियां, याक पालना और उनके जानवरों के दूध से मांस दूध से काम चलाना और भेड़ के बाल से पश्मीना शॉल बनाना। और ये पश्मीना शॉल जो है केरल के व्यापारियों को क्या करते हैं, बेच दिया करते थे। ये एनसीईआरटी का कथन है।
फिर हम लोग बात करते हैं लद्दाख का पार्ट, सॉरी, लद्दाख का व्यापार एवं धर्म। जी हाँ, तो हम बात करते हैं लद्दाख महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। जी हाँ, आपको ऑलरेडी अभी बता ही रहे कि केरल के व्यापारियों को वो अपना पश्मीना शॉल, जी हाँ, जो शॉल जो बनते थे उसको पश्मीना शॉल के नाम से जानते हैं। तो लद्दाख के महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग, अलग अलग कोनों से यात्री आते हैं, लद्दाख के ही रास्ते आते हैं, और इस्लाम धर्म आया, लद्दाख के रास्ते से ही इस्लाम धर्म आया। मोस्ट पॉइंट है, लद्दाख के इस्लाम धर्म जो आया है वो लद्दाख के रास्ते से ही आया है, और लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। आपसे सवाल करे जाएंगे कि लद्दाख के रास्ते से बौद्ध धर्म कहां पहुंचे? तिब्बत। और आपको एक नोट में बता दें, आपको नोट में बता दें, नोट में बता दें कि लद्दाख को छोटी तिब्बत कहते हैं। लद्दाख को ही हम लोग क्या कहते हैं? छोटी छोटी तिब्बत कहते हैं। लद्दाख को ही छोटी तिब्बत कहते हैं। एक तिब्बत का ग्रंथ है, तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा। क्या है? केसर सागा एक ग्रंथ है जो लद्दाख का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, जिसको हम क्या कहते हैं? केसर सागा। लद्दाख में प्रचलित है। जो यहाँ के लोग केसर सागा को गाते हैं। फिर हम बात करें केरल के तटीय प्रभाव को, तो केरल के तटीय जीवन एवं संस्कृति की बात करें तो उपजाऊ जमीन, चावल की खेती मोस्ट है। यहाँ के केरल के लोग जो है चावल की खेती करते हैं, मछली मतलब मारते हैं और सब्जी खाते हैं, मछली चावल खाते हैं। अब मछली जाल का जो इस्तेमाल किया जाता है, ये जो आप जाल देख रहे हैं, ये जो जाल देख रहे हैं ये चीन से लिया गया है। ये जाल जो है इसका नाम है चीना चट्टी। कहाँ गया? चीन के जाल जैसा रहते हैं, केरल में चीन वाला जाल कहते हैं। केरल में इसे क्या कहते हैं? चीन वाला जाल कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन का यूज किया जाता है उसे चीना चट्टी, सॉरी, ये चीन वाला जाल कहते हैं केरल में। और जो तलने के लिए जो बर्तन यूज किया जाता है उसे चीना चट्टी कहते हैं। केरल का त्योहार, केरल का एक त्योहार है ओणम। केरल का एक त्योहार है ओणम, जो नाव प्रतियोगिता कहलाती है। नाव प्रतियोगिता जो केरल में कराई जाती है, जिस त्योहार का नाम ही क्या दिया गया है? ओणम। नेक्स्ट, इतिहास और व्यापार। तो भारत के दक्षिण छोर पर व्यापार का प्रमुख केंद्र है, दक्षिण छोर पर व्यापार का प्रमुख केंद्र है, और मसाले के लिए जाने जाते हैं। यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग आदि का व्यापार किया जाता है। और 2000 वर्ष पहले अरबी, यहूदी, ईसाई, जैन व्यापारी और धर्म केरल आया, और व्यापारियों के कारण अरब लगभग 700 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले जो है इब्न बतूता, लगभग 700 वर्ष पहले इब्न बतूता अरब ने सबसे पहले आया। अरब के जो इब्न बतूता थे वो केरल सबसे पहले आए। इब्न बतूता, आप ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता लगभग 700 वर्ष पहले आए थे। पुर्तगाली काल जो देखा जाता है, यूरोप भारत के बीच समुद्री मार्ग ढूंढने वाला पहला व्यक्ति एक पुर्तगाली था, जिसका नाम क्या था? वास्को डी गामा, जो
जहाज के रास्ते से आए थे और ये केरल आए थे। और कई धर्म और केरल में आए, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध इत्यादि बहुत सारे धर्म आए थे। तो इब्न बतूता जो है 700 वर्ष पहले आए थे। वो इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो वो अरब के थे। भारत में विविधता क्या है? तो हम बात कर रहे हैं भारत में विविधता। तो हर मुख्य धर्म का मानने वाले लोग 8 मुख्य धर्म दुनिया में है। भारत में सभी धर्मों के लोग पाए जाते हैं। 8 मुख्य धर्म है और भारत में 1600 से भी अधिक भाषाएं यानी बोलियां हैं। यानी बोलने वाला जो हम लोग बोलते हैं वो 1600 से भी अधिक बोलियां हैं यानी भाषाएं हैं। और भारत में 100 से ज्यादा 100 से प्लस नृत्य हैं यानी विभिन्न शैलियां हैं। और जवाहरलाल नेहरू यानी हमारे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर रहे, जो वो एक किताब में भारत की खोज की किताब में लिखते हैं कि अनेकता में एकता का विचार दिया, क्योंकि संविधान ही हमारे देश की शक्ति साबित हुई। और वो भारत की खोज की किताब में क्या लिखते हैं कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है। भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, यह बहुत गहरी है, जिसमें अलग अलग तरह के विश्वास प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचान व प्रोत्साहित किया जाता है। यह हमारा भारत की खोज में पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, फर्स्ट प्रधानमंत्री। और रविन्द्रनाथ टैगोर, जो हम लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं जन गण मन, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा एक पहचान देती है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्त है। जी हाँ, तो ये हमारा विविधता का कुछ पोषण रहा। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इनका पीडीएफ, सारा पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप इल्मोरा स्मार्ट क्लासेस से जुड़कर ले सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक के द्वारा दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़े। हम आशा करते हैं कि आपको समझाने में हम बेहतरीन तो नहीं कह सकते, लेकिन आने वाला समय में हम आपको और बेहतर से बेहतरीन समझाएं, और इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो हम आपको ये ना कहेंगे कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये आपका मर्जी, और हो सके तो नहीं भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।